नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब ये सुनने में आया है ये जो जीएनपीसी ने एक चिंतन शिविर उदयपुर राजस्थान में शायद 2 दिन का या 3 दिन का उसने किया है। किसी के चिंतन शिविर से भारतीय अवाम ताकत दल को कुछ भी लेना देना नहीं है और जहाँ तक जीएनपीसी का सवाल है वो चिंतन शिविर इसीलिए है कि कैसे सत्ता में वापसी करें। शायद उसमें ये सुझाव दिया गया है कि भारतीय अवाम ताकत दल ने जो अपने भारतीय भाई बहनों में जो इसे जो जीएनपीसी जिसको कि हमारे भारतीय भाई बहन अभी भी भूल से या भ्रम से या गलती से कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं और इसने चुनाव आयोग से या भारत निर्वाचन आयोग से छल कपट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता ले रखी है। लेकिन भारतीय अवाम ताकत दल ने पूरे विश्लेषण के साथ, तथ्यों के साथ ये गौर करने पर पाया है और यही बात अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से साझा किया है कि यह कांग्रेस नहीं है, यह है गांधी नेहरू पर ये जो है एक कोटेरी है, एक ऐसा माने कुनबा है, कुनबा ही कह सकते हैं, जिसका मुखिया जो है वो इस संगठन को, जिसका मुखिया उसी खानदान से है और इस पूरे संगठन को अपने हिसाब से चलाता है, घुमाता है और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए एज पर इट्स ओन एक्सपीडियंस इसका इस्तेमाल करता है। सत्ता प्राप्ति की हालत में इसके ही अंडे बच्चे वो प्रधानमंत्री बनते हैं और जो ये कांग्रेस का दम भरता है ये कुनबा, तो ये कांग्रेस है ही नहीं। क्योंकि कांग्रेस तो तब थी जब इसमें किसी वक्त में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे और परम आदरणीय
राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, M.A. अंसारी थे। इस प्रकार के जो महान राष्ट्रवादी और देशभक्त थे, तो वो हालांकि ये लोग थे, लेकिन जो ओवरऑल जो कांग्रेस की जो संस्कृति थी काम करने की, उससे अलग इनकी शैली थी। तो इन लोगों के रहते हुए इनमें से काफ़ी लोग निकल भी गए, और सुभाष चंद्र बोस तो खैर निकल ही गए थे, और लोग भी है। तो इन लोगों की शैली जो है, जो ओवरऑल जो काम करने की कल्चर और शैली थी, उससे अलग इनकी सोच राष्ट्रवादी की थी। तो इसको कांग्रेस को कुछ तब इसको आप कांग्रेस, तो उसको आप कांग्रेस कह सकते हैं। यह तो शुद्धता जो अभी बताया गया है कि ये पारिवारिक कुनबा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है इस देश के लिए, और हर तरह से अभिशाप है। तो ये कांग्रेस नहीं है, बल्कि ये गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, या GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी है। तो यह जो है, और हर तरह से ये हमारे मुल्क के लिए अभिशाप है। और मन दुख इस बात का है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, और यहाँ तक कि जो सत्ताधारी बीजेपी है, इसको इस संगठन को, GNPC को या कांग्रेस को इस देश का अभिशाप नहीं मानते। सारे अभिशाप की जड़ यही है। बताया गया कि, और YouTube के माध्यम से बताया गया, अब तो देश के सामने भी बताया जाएगा। कुछ ही दिनों में हम सभी लोग इस देश के सामने आएंगे, अपने देशवासियों के सामने आएंगे, अपने भारतीय भाई बहनों के सामने आएंगे। तो ये बीजेपी वालों से सीधे सवाल करेंगे कि जो कि डोकलाम का मुद्दा आज से 4 साल पहले के मुद्दे पर, जब हमारे देश भारत और दुश्मन चीन के बीच में तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, तो उस दौरान ये राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से रात के अंधेरे में चोरी छिपे उससे मिलता है। शुरू में यह हफ्तों तक इनकार करता रहा, झूठ बोलता रहा कि यह नहीं मिला है, लेकिन जब काफ़ी इसको घेरा गया मीडिया इत्यादि के द्वारा, तब वह इस बात को कबूला कि वह हाँ मिला है। अब हमारे हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इस पर गौर करें कि युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति जिसमें कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, उसमें दुश्मन चीन के राजदूत से चोरी छुपे रात के अंधेरे में जो मिलता है, तो क्या उसको देश का एक घातक गद्दार नहीं कहेंगे? लेकिन बीजेपी वाले इसको गद्दार नहीं मानते। यही बीजेपी वालों की गद्दारी है। और इस प्रकार कई वाकया हैं जो इसकी गद्दारी के, और जितने भी राजनीतिक दल हैं, और जैसे TMC है, RJD है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, शिवसेना है, NCP है, DMK है, YSRC है, और DMK है, अकाली है, वो भी
इस राहुल गांधी को इस कृति के लिए देश का गद्दार नहीं मानता। वो साफ मतलब है कि राजनीतिक दलों को और इस तरह के राजनीतिक दलों को या तो देश की अवधारणा नहीं है, या तो देशभक्ति का पूरा अभाव है। तो जिनमें देशभक्ति का पूरा अभाव हो और देश की अवधारणा बिल्कुल ना हो, या कोई और एक नकली अवधारणा से चिपका करके वो देश की अवधारणा को बताते रहे हों, या उसका दम्भ भरते रहे हों, उसका दिखावा करते रहे हों, पाखंड करते रहे हों, उन्हीं को ये राहुल गांधी की इतनी देश विरोधी, भारत विरोधी जो हरकत है, वो गद्दारी जो है वो नहीं दिखेगी। और सवाल है कि उनको दिखती भी होगी तो निस्वार्थवश ये बीजेपी वाले और भी जो राजनीतिक दल हैं इस राहुल गांधी को गद्दार नहीं मानेंगे। लेकिन ये सारे तथ्य जो है ये अपनी आवाम के सामने सब रखे जाएंगे, और अब आवाम ही फैसला करेगी। और फैसला करेगी इस राहुल गांधी और कांग्रेस और जेएनपीसी या कांग्रेस के विषय में, और भी जो राजनीतिक दल हैं उनके विषय में फैसला करेगी। और एक निर्णायक होकर के कि ऐसी जो शक्तियां हैं, जो कि ऐसी भारतीय समाज विरोधी और भारत विरोधी जो ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, क्या भारत की सुरक्षा के लिए और भारत राष्ट्र के अस्तित्व के लिए क्या इनका रहना ये जो है खतरे से खाली नहीं है? इस तरह का फैसला हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन उनको करना है। लेकिन वो भी देशभक्ति का भाव जगा करके, देशभक्ति का भाव कि हमारा ये राष्ट्र सबसे ऊंचा है, हमारी जो सर्वोच्च मान्यताएं हैं कि हमारे ईश्वर, हमारे खुदा या अल्लाह, या हमारे गॉड, हमारे वाहिगुरु, उनसे भी ऊंचा है। ये बार बार भारतीय जनता दल ये एहसास कराता है ये इस मान्यता को, और उसके बाद हमारी आवाम, हमारे जो है भारतीय आवाम, आदरणीय भारतीय भाई बहन, आदरणीय भारतीय आवाम, वो भी अपने मुल्क के बाद वरीयता उसी की आती है। और उसके बाद आपकी जो भी मान्यता हो, उसके बाद ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड, उसके बाद इन दो की मान्यता सर्वोच्च होनी चाहिए अपने देश के प्रति, अपने आवाम के प्रति। बाकी इसके बाद तो यदि ये भाव हो, तब राहुल गांधी जैसे मैंने देश विरोधी राहुल गांधी जैसे लोगों को गद्दार के रूप में, देश का गद्दार के रूप में, देश के घोर गद्दार के रूप में वो पहचान पाएंगे। और चूंकि और ये बार बार भारतीय जनता दल ने इस बात पर बल दिया है, समझाया है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कि देशभक्ति के निगाह से, और वो जागरूकता होनी चाहिए, अभी जागरूकता का अभाव है। लेकिन भारतीय जनता दल इस मुल्क की खातिर और आवाम की खातिर, आवाम की और उस मुल्क की हिफाजत की खातिर, इसके अस्तित्व की खातिर देशभक्ति का होना, भारतीयता आधारित, वो बहुत जरूरी है। तो उस निगाह से यदि हमारी आवाम जागरूक होकर देखेगी, उसको भी बिल्कुल दिख जाएगा कि ये राहुल गांधी इस मुल्क भारतवर्ष का घोर गद्दार है। और ये भी दिख जाएगा कि कैसे ये बीजेपी इसको जो है वो देश गद्दार न माने, देशवासी गद्दार न माने,
इसकी वो साजिश कर रही है। ये जीएनपीसी के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी देश के खिलाफ गद्दारी करते ही रहते हैं। ये जीएनपीसी सिर्फ भारत के खिलाफ गद्दारी ही नहीं करते हैं। थोड़ा सा इस विषय में कुछ जो जीएनपीसी के नेता भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से बात करते हुए बताते हैं कि यूट्यूब वाले सर को वो नेहरू से कोई व्यक्तिगत यानी शत्रुता हो गई है। इस तरह की टिप्पणी जो आती है ये स्वाभाविक है उनकी, यहीं तक सोच ही सकते हैं। उन्होंने इस देश के साथ क्या दुश्मनी की है अभी देशवासी पूरी तरह जाने नहीं है, और वो पूरा उनको जानना जरूरी है और ये जानना उनका हक है। तो उसी हक की सेवा में भारतीय जनता दल ये उनको अवगत करा रहा है कि ये जीएनपीसी कितनी खतरनाक है। और वो ये पूरी जैसा कि अभी बताया गया था कि वो 1947 के पहले पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, एम ए अंसारी इत्यादि। तो इन बातों को छोड़ दीजिए, तो ये गांधी नेहरू वाली जो कांग्रेस थी उसका क्या चरित्र रहा है और उसको विस्तार से मैंने ये बताया जाएगा और बताया गया है। इसी बात नहीं, काफ़ी एपिसोडों में बताया गया इन सबों का चरित्र। आज़ादी की लड़ाई के नाम पर तो वो बिल्कुल वो भारत विरोधी रहा है उनका। और सबसे इनका घिनौना चरित्र जो है वो जब सत्ता हस्तांतरण के समय में जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे, वो इनका असली चेहरा, घिनौना चरित्र, भारत विरोधी, देश को बांटना और 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की जान लेना। यानी इन्होंने सीधे जान नहीं लिया कि इन्होंने, नेहरू ने, गांधी ने तलवार उठाया, बंदूक उठाया और 25 से 30 लाख लोगों की जान ले ली, ऐसे नहीं। इन्होंने जो साजिश किया देश को बांटने का और आबादी के वो स्थानांतरण का, इसलिए कि जब देश बटेगा आबादी का स्थानांतरण तो होगा ही, आबादी का स्थानांतरण होगा तो माने ये भारतीय भाई बहनों में यानी वैमनस फैलेगा और वो हमारे भारतीय भाई बहन, खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन या सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो कि अंग्रेजों के खिलाफ ये कंधा से कंधा मिला करके आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, वही आपस में यानी कटबर करके एक दूसरे की 25 से 30 लाख लोगों की जान गई। तो इस तरह की स्थितियां पैदा करके ये दोनों की दोनों जवाहरलाल नेहरू और ये मोहनदास करमचंद गांधी ने वो स्थितियां पैदा की कि इस तरह का मैंने सत्ता की लालच में ये देश बांटा और 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों को जान गंवानी पड़ी। ये इतिहास का सबसे घिनौना सच, घिनौना यथार्थ है। 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े, ये सबसे घिनौना यथार्थ है। उसको इन सबों ने नाम दिया आज़ादी का और हर एक 15 अगस्त को ये मनवाते हैं। तो खैर भारतीय जनता दल ने तो ये कहा, बताया भी है कि हमारा वास्तविक जो है आज़ादी का दिवस हमारा जो 21 अक्टूबर है, जो कि 21 अक्टूबर 1943 को हमारे इसमें हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक
राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद भारत की स्थापना सिंगापुर में 21 सितंबर 1943 को किया था। इसलिए हमारे देश का जो सर्वोत्तोचित, सबसे उचित और बिल्कुल आधिकारिक रूप से या वो एज अथॉरिटी वो हमारा जो आज़ादी का दिवस है वो 21 सितंबर ही है, क्योंकि 21 सितंबर 1941 को जब हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद भारत की स्थापना की, तो कम से कम 11 देशों ने उसकी वो मान्यता भी दी है। ऐसे नहीं है, लेकिन इन सबों की साजिश तो देखिए, बीजेपी भी उसी साजिश में शामिल है, मोदी महोदय उसी साजिश में है कि 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों की लाश पर 3 करोड़ से ऊपर भारतीय भाई बहनों के घर उजड़ने पर और इतनी बड़ी त्रासदी पर जो ये आज़ादी की बात कहते हैं, उसी आज़ादी को ये 60-70 सालों तक मनवाते रहे, देश के साथ धोखा करते रहे। उसी धोखे को ये बीजेपी भी, मोदी महोदय भी जारी किए हुए हैं। तो और भी देश को बांटने का नेहरू का जो चरित्र, मतलब देश बांटकर पाकिस्तान तो खैर बना ही, और उस पाकिस्तान बनने से सारी समस्याएं, फिर कश्मीर की समस्या, और फिर इस पाकिस्तान से जो बांग्लादेश निकला, बांग्लादेश फिर घुसपैठियों की समस्या, एनआरसी की समस्या, सारी समस्याओं पैदा हुई इसी विभाजन के कारण। और उस विभाजन के कारण हमारे माने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में जो खाई पैदा हुई है, आज तक वो पट नहीं पाई है। खैर, उसी खाई को पाटने के लिए और भी इसी तरह की खाइयों को पाटने के लिए, भारतीय एकता स्थापित करने के लिए ये भारतीय जनता का दल अब ये भारतीय भाई बहनों के बीच में उतरा है। अभी ये संदेश YouTube के माध्यम से है और बहुत जल्द ही अब आप लोगों के बीच में आया है। तो ये जिसका चरित्र है देश को बांटना, और फिर जो देश को लूटना बेतहाशा, जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा और भी जो लुटेरों ने नहीं लूटा, ये सारे लुटेरों के लूट को आप जोड़ दीजिए और उसमें इन्फ्लेशन फैक्टर, मुद्रास्फीति भी लगा दीजिए, उसका हजारों लाखों गुना इसने लूटा है, इस जीएनपीसी ने इस देश को। तो लुटेरी भी है, मतलब डकैत भी है, और देश के गद्दार भी है, देश के दुश्मन भी है, और जितनी संस्थाएं संवैधानिक हो चाहे कानूनी हो, उनको बंधक बना करके अपने निहित स्वार्थ को साधना है। और हमारे भारतीय भाई बहनों को मतलब कि अंग्रेजों की गुलामी के वक्त से भी बदतर वो जो है नारकीय जीवन देना, और लोगों को मानसिक गुलाम बना के रखना, ये इसका फितरत रही है। और हमेशा झूठ और अफवाह का सहारा लेना हर मुद्दे पर। इतनी बड़ी अभिशाप है जीएनपीसी। तो उसमें ये चिंतन शिविर के जरिए ये माने कि ये निकल के आया है कि ये भारत जोड़ो कार्यक्रम के तहत जो है ये गद्दार राहुल गांधी पद यात्रा करेगा। देश जाने की जिसने इस देश को टुकड़े टुकड़े किया है और हमारे देश को बांट करके तार किया है, आज वो जो है
चौड़ा होकर के कह रहा है कि हम कि भारत जोड़ो का ये कार्यक्रम करेंगे। सवाल इस बात का है कि इस तरह का मौका कौन दे रहा है? इस तरह का मौका ये राष्ट्रवादी ये नकली राष्ट्रवादी मोदी जी दे रहे हैं, जिसने देश को बांटा हो, पाकिस्तान बनवाया हो, पाकिस्तान बनने के बाद भी जो शेष भारत रहा उसको जो है इसे नेहरू ने भाषा के आधार पर प्रांत बना करके और फिर बांटा। फिर तो हमारे देश में इसी जेएनपीसी ने जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद के आधार पर पूरा देश को खंड खंड कर दिया। यहाँ तक कि पति पत्नी में भी वो झगड़े वो लगवाए, वो इस तरह के वो कानून लाए सब। तो पूरे हमारे जो भारतीय इस राष्ट्र के जो भारतीय बॉडी पॉलिटिक है उसको बांट कर तार किया। वो आज दम भर रहा है और चौड़ा होकर के जो है भारत जोड़ो का इनका कार्यक्रम चला रहा है। लेकिन ये मोदी जी के नकली राष्ट्रवादी शासन के तत्वाधान में ये है। कोई कह रहा था कि शायद जो भारतीय जनता दल की जो एकता है, भारतीयता आधारित एकता, उसके जवाब में भारतीय जनता दल भारतीय एकता की बात करता है। ये कभी भी जीएनपीसी जो जिस देश को बांटने वाली जीएनपीसी जो है अब उसके मुंह से इस तरह से, अब जैसे कोई गांव गिराज की बात सुन लीजिए। गांव गिराज में जो वो खूंखार डकैत हो, वो कहे कि भाई हम अब दान करेंगे, अब हम डकैती नहीं करेंगे, दान करेंगे। तो उसके मुंह से जो बराबर डाका डाला है और बेतहासा उस गांव को लूटा है, वो कह रहा कि अब हम दान करेंगे। तो वही चीज़ है कि जिसने देश को बांटा हो, अब वो दम भर रहा है कि भारत जोड़ो का कार्यक्रम, वो जो भी वही गांधी जो अभिशाप गांधी है इस देश का, उसी की जन्मदिन 2 अक्टूबर से। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से समझें कि देश को खंडित करने वाली ये जेएनपीसी अब जो है भारत जोड़ो का दम भर रही है। कोई कह रहा था कि शायद इसमें मैंने ये जीएनपीसी, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये नकली जो राष्ट्रवादी हैं मोदी जी, उनके शासन के तत्वाधान में हो रहा है। तो उनकी पूरी शह है, यानी जो ये देश को खंडित करने वाली ताकत, ये मैंने अब वो जो है वो दम भर रही है भारत जोड़ने का। तो ये पूरी शह है इनका, मोदी महोदय का, जो कि नकली और छलिए कपटी राष्ट्रवादी जो हैं मोदी महोदय। तो कोई कह रहा था कि ये जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी, इस राहुल गांधी के यानी हम और भारतीय जनता दल तो उसको बराबर गद्दार कहेगा ही। डिक्शनरी में, शब्दकोश में गद्दार के अलावा कोई शब्द ही नहीं है। नहीं तो इसकी करतूत तो जो है जब ये गद्दार शब्द की रचना हुई होगी तो शायद उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि राहुल गांधी ऐसा कोई आएगा जो कि जितना जो कि इस लेवल तक, इस स्तर तक, इस सीमा तक जो है देश के खिलाफ वो काम करेगा। तो कोई शब्द नहीं है। तो गद्दारी फिलहाल ये शब्द है जिससे उसकी फितरत को बताया जाएगा। तो जो ये गद्दार राहुल गांधी कार्यक्रम करेगा 2 अक्टूबर से, कोई कह रहा था शायद 20,000 करोड़ या 25,000 करोड़ जो भी है,
इसमें निवेश करेगी ये जीएनपीसी। अब ये जीएनपीसी वाले देश को बताएं कि ये 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा, कहाँ से आ रहा है, और ये बीजेपी वाले भी बताएं और मोदी महोदय भी जवाब दें कि आखिर ये 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से ला रही है ये जीएनपीसी। इस प्रियंका गांधी का कोई उद्योग है क्या? राहुल का कोई उद्योग है क्या? सोनिया गांधी का कोई व्यापार है क्या? कुछ नहीं है। ये शुद्धतः जो है हमारे भारतीय भाई बहनों का लूटा हुआ जो पैसा है, जो कि काले धन के रूप में जमा है विदेशी बैंकों में, उसी में से जो है यदि होना होगा तो 20,000 करोड़, यानी ये हमारे देश का ही पैसा है जिसकी डकैती हुई है। बीजेपी वाले, बीजेपी का चरित्र तो माने इतना देश विरोधी है कि जब यूपीए की जो सरकार थी, इस बीजेपी ने जितने भी घोटाले हुए थे, CWG, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स CWG और इसरो, आदर्श सोसाइटी, अगस्टा वेस्टलैंड वो हेलीकॉप्टर, सबमरीन या पनडुब्बी, और इस कोयला घोटाला, रोज कोई न कोई घोटाला। इस पर बीजेपी जो कि इसमें विपक्ष में थी, महीनों इसने संसद बंद कराया था और इसी का जिक्र करके सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद मोदी जी सारे घोटालों को ये खा गए। अब एक का भी नाम न तो मोदी जी ले रहे हैं, न तो बीजेपी वाले। तो हमारे देशवासी समझें कि कितने बड़े धोखेबाज ये मोदी जी हैं और बीजेपी है, और किस तरह से ये अपने देश के साथ धोखा कर रहे हैं कि भाई इन्हीं जो है घोटालेबाजों को सजा देने के लिए या उनके पात्र वो जो उनका पात्र जो है व्यवहार हो सकता है, मैंने डिजर्व पनिशमेंट देने के बजाय आज उसकी यह रक्षा कर रहे हैं। ये बार बार अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताना पड़ेगा कि 2014 के संसदीय चुनाव या लोकसभा के चुनाव के दौरान मोदी महोदय ने कहा था कि भाई ये कांग्रेस जो है बहुत बड़ी वो लुटेरी है और इसने इतना लूटा है कि यदि भोपाल में एक लिख करके उसके आगे शून्य बढ़ाया जाए तो शून्य बढ़ते 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 दिल्ली तक पहुंच जाएगा। ये मोदी महोदय की बताने की जरूरत नहीं है, देश जानता है। लेकिन उस काले धन को लाने के लिए मोदी महोदय को इस देश ने प्रधानमंत्री बनवाया। आज उन शब्दों को भी निकल गए मोदी जी, और एक पैसा भी काला धन कम से कम जो है जीएनपीसी का, यानी इन कांग्रेसियों के द्वारा जो लूट करके काला धन के रूप में जमा किए हैं, एक पैसा भी नहीं लाया। तो इस प्रकार इस देश विरोधी और इस डकैत जीएनपीसी को बचाने वाले ये छद्म और नकली कपटी जो है वो राष्ट्रवादी मोदी और बीजेपी वाले, इस यथार्थ को हमारे सभी आदरणीय ये भारतीय भाई बहन बिल्कुल गौर से इसको जाने। तो आज वो इतना बड़ा डकैत ये, और ये तो खबरें आती रहती हैं कि इस राहुल गांधी और इस सोनिया गांधी के नाम से कंबाइंड एक साथ कम से कम 180 से लेकर के 200 लाख करोड़ का काला धन है विदेशी बैंकों में। और वो काला धन कौन है? जो कि इस देश से लूट करके, और आज वो कह रहा है, मैंने देखा था कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, चौड़ा होकर बोल रहा है वो। तो यदि चौड़ा होकर के बोल रहा है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार, इतना बड़ा डकैत इस देश का, तो उसके पीछे सिर्फ जो है ये मोदी महोदय नकली राष्ट्रवादी जो कि इसको बचा रहे हैं।
तो हमारे देश के लोग बिल्कुल फैसला करना होगा कि क्या इन ताकतों को भारतवर्ष में सुकून, शांति और अस्तित्व के लिए इनका नष्ट में नाबूद होना क्या आवश्यक नहीं है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो वो आज कह रहा है कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। इस संबंध में भारतीय वाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से स्पष्ट करना चाहता है कि इन शक्तियों का ईवीएम मशीन पर हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक होकर के इन ईवीएम पर इनको नष्ट में नाबूद करें। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। क्यों कि भारत में कोई ऐसी संस्था नहीं बची जो कि इनकी गतिविधियों में, इनकी हरकतों में, इनकी फितरत में थोड़ा भी डेंट वो लगा सके। इन समूहों को सिर्फ वोट की ही चोट मिलती है। इसलिए भारतीय जनता दल को जो आशा है और जो संगठित कर रहा है कि अब ये जिम्मेदारी हमारी, वो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीय अवाम के कंधों पर है कि इनको ईवीएम मशीन पर शून्य करके अपने को भी और इस देश को भी इनसे निजात पाए। और यदि ये अपनी आदरणीय भारतीय अवाम यदि ईवीएम मशीन पर शून्य करके और ईवीएम मशीन पर इन ताकतों को शून्य करके और सत्ता का उपकरण यदि भारतीय जनता दल के हाथों में सौंपती है तो देश में हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, श्रीमती रानी गडिल इत्यादि अमर शहीदों की प्रेरणा के आधार पर, इस आधार पर इन शक्तियों को जो कि भारत में विखंडन पैदा करती है, और विखंडन के आधार पर ही इनकी राजनीति चलती है सत्ता हथियाने की, उसको ठिकाने को लगाएगा, उसको समूल उसका विनाश करेगा। क्योंकि भारतवर्ष चूंकि राष्ट्र भारतवर्ष की रक्षा करनी है, तो इसलिए हमारे सभी भारतीय भाई बहन जो है, और मैंने भारतीय भाई बहन जो है, इनको कुछ नहीं करना है, ना आपको आंदोलन करना है, न तो मैंने गर्मी या धूप में वो झंडा लेकर के दौड़ना है, पसीने बहाना है। सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से ईवीएम मशीन पर इनको नष्ट में नाबूद करना है। तो शांतिपूर्ण तो इस प्रकार से जो शांतिपूर्ण इनका निदान है, तो यह भी एक बहुत बड़ी क्रांति है। और इस क्रांति का नाम दिया गया है मखमली क्रांति, अंग्रेजी में कहेंगे इसको वेलवेट रेवोल्यूशन। तो इस क्रांति में न तो धरने पर बैठना, न आंदोलन करना है, और न तो कोई इस तरह से कोई जो है कोई भी कष्ट नहीं उठाना है, मन में ठानना है और ईवीएम मशीन पर उसका माकूल जवाब देना है। लेकिन पुरुष शर्त क्या है? पुरुष शर्त है कि भारतीयता का माहौल हो, भारतीय एकता का माहौल हो, भारतीय भाईचारा का माहौल हो, और भारतीय अखलाक मोहब्बत का माहौल, भारतीय अखलाक मोहब्बत आदि का माहौल, उस माहौल में एक होगा।
और एकता इस देश के लिए बहुत आवश्यक है। ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी ये महसूस करना वो शुरू कर दिए हैं। कुछ और जानकारियाँ भी साझा करना जरूरी है कि जो इसे YouTube को देख करके जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं हमारे भारतीय भाई बहनों की ओर से कि ये जो मुहिम है भारतीय वाम ताकत दल की, कुछ हमारे संजीत किस्म के भारतीय भाई बहनों की प्रतिक्रियाएं हैं कि देश के सभी 135 करोड़ भारतीय भाई बहनों को भारतीय वाम ताकत दल के पीछे हो जाना चाहिए एकता के लिए, अपने भी कल्याण के लिए और इस देश के भी कल्याण के लिए। इस तरह की अनुभूति आ रही है सब कुछ छोड़कर। और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई 1857 के बाद एक ऐसी जो विचारधारा है जो कि पूरे देश को एक करना चाहती है, वो भारतीय वाम ताकत दल के रूप में आई हुई है। इस तरह की भी भावना, इस तरह की प्रतिक्रिया जो है भारतीय भाई बहनों के बीच से आ रही है और ये बहुत ही स्वागत योग्य है। और वाकई में 1857 में जो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन अर्थात हिंदू और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन अर्थात हमारे मुस्लिम के बीच में जो एकता स्थापित हुई थी, वह एकता हिंदू मुस्लिम एकता की पराकाष्ठा थी और बहुत बड़ी मिसाल थी। और जो अंग्रेजी सरकार को बहुत चिंता में डाल दिया और अंग्रेज सरकार हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए तोड़ने का उसने अपनी गवर्नेंस का अपने शासन का एक अविभाज्य वो हिस्सा बना लिया और कई तंजीमें कई संगठन उसने स्थापित भी करवाए सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। इस यथार्थ को हमारे सभी भारतीय भाई बहन इनको अच्छी तरह से गौर से समझें। जो GNPC स्थापित की गई थी 1885 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा और अंग्रेजी सरकार ने अपने किसी अंग्रेज के ही द्वारा स्थापित किया था 1885 में। और 1906 में मुस्लिम लीग और 1920 में भारत के वाम दल, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में, और 1922 में हिंदू महासभा और 1925 में ये सब पांचों, हाँ 3 ये और 2 5, ये पांचों संगठन हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए आज भी वही ताकतें, ये मैंने जैसे बताया कि भारतीय एकता की ये हिंदू मुस्लिम एकता यानी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता जो है भारतीय एकता का मुख्य आधार है। वो रीढ़ी की हड्डी उसकी है, स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड है उसका। तो वही ताकतें आज भी भारतीय एकता को तोड़ने के लिए जो है वो भारतीय एकता में जो कि हिंदू मुस्लिम एकता या हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के बीच में एकता को तोड़ने की आज भी यानी बड़े पैमाने पर ये साजिशें चल रही हैं। तो ये जो आपका ज्ञानवापी जो चल रहा है मथुरा और इत्यादि आगरा का जो इस तरह से विवाद खड़ा किया जा रहा है, सिर्फ हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में नफरत भेद जो है वो पैदा करके
हमारे भारतीय समाज को कमज़ोर करने का, हमारे 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 भारतवर्ष की सामाजिक समरसता को विध्वंस करने का, नाश करने का ये एक साजिश है। और इसमें ये कट्टरवादी जो मान नहीं रहे, ये कट्टरवादी जो है, इनको इन राजनीतिक दलों के द्वारा और खास करके बीजेपी जो सत्ता में है उसके द्वारा पूरी शामिल नहीं। अब उसमें वो सबको वो मौका मिल गया। ये जो असदुद्दीन ओवैसी है, अब उसको मौका मिल गया। असदुद्दीन ओवैसी की पूरी राजनीति ही मैंने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के बीच में भेद विभेद की पॉलिटिक्स ही करता है। अब उसके वक्तव्य शुरू हो गए कि कयामत तक मस्जिद कायम रहेगी। तो मस्जिद मुसलमान के अलावा इसकी पॉलिटिक्स है ही नहीं कुछ। देश को हिंदुत्व, इस्लाम इत्यादि का भेद विभेद की पॉलिटिक्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देश को मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और देश को जानना चाहिए, आज़ादी की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, हमारे राष्ट्रभक्त, क्रांतिकारी और अमर शहीदों ने अपने प्राण दिए, फांसी के फंदे को चूमा। उनके दिमाग में कतई किसी भी प्रकार का मंदिर मस्जिद, हिंदू सनातन, इस्लाम की बात बिल्कुल नहीं थी। उनके दिमाग में सिर्फ यह देश था और आवाम थी। तो उन लोगों ने जब प्राण दे करके आज़ादी जब ला दिया हमारे हक के लिए, तो फिर ये विध्वंसकारी कट्टरवादी तत्व जो है फिर बरसाती मेढक की तरह पैदा हो गए। तो इनको ठीक से पहचानने की जरूरत है। कट्टरवादी तत्वों को पहचानने का सबसे प्रमुख तरीका है कि वो दूसरे के, यानी दूसरे जो हमारा पांथिक समुदाय है उसके विषय में जो है तमाम अनर्गल बातें जो करता है, तुरंत उसको पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए कोई तत्व हिंदू सनातन में आकर के जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की बुराई करता है और झूठ मूठ बातें करता है, निश्चित रूप से वो कट्टरवादियों मैंने वो कट्टरवादी तत्वों के समूह का वो व्यक्ति होगा। और ऐसे तत्वों को पहचानना भी पड़ेगा और उनसे दूर रहना भी पड़ेगा, और और सामाजिक स्तर पर ही उनकी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित भी करना होगा। इतनी जिम्मेदारी तो हमारे सभी भारतीय भाई बहन को उठाना पड़ेगा। और उसी प्रकार मान लीजिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के तबके में कोई जो है उसी पांथिक समुदाय से कोई तत्व आता है और हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के विषय में तमाम अनर्गल बातें, अनर्गल बुराइयां ये कहता है, तुरंत हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन तुरंत इसको जान लें कि ये कट्टरवादी गिरोह का एक तत्व है। तो ऐसे तत्वों को दूर रखना, अपने समुदाय से दूर रखना, उसको जो है वो हतोत्साहित करना, उनके मंसूबों को बिल्कुल नष्ट करना और पूरे तबके को उनसे दूर रखना। इतनी कोशिश करनी पड़ेगी। भारतीय एकता इस मुल्क के लिए बहुत आवश्यक है। अब आप भी समझ रहे हैं और भारतीय ओम ताकत दल भी वो कर रहा है, भी प्रयास कर रहा है। और इसी से आप समझ जाइए कि भारतीय ओम ताकत दल ने जो ये नाम रखा है कि भारतीय अवाम
ताकत, भारत के अवाम की ताकत, और वास्तव में अपनी आवाम जो ताकतवर होनी चाहिए, होने की जरूरत है, ये शक्तियां आपको बांट बांट करके आपको कमजोर से कमजोर करना चाहती हैं। तो उनके बांटने के जो हथियार हैं, तो ये तो जातिवाद जो है वो संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद, ये उनके हथियार हैं, घातक हथियार हैं, जिससे भारतीय आवाम को ये बांट बांट करके विखंडित वो किए गए। हद तो वहाँ तक है कि ये जातिवाद को ये पार्टियां जो है उचित वो ठहराती हैं। नीतीश कुमार कहता है कि जातिवाद एक हकीकत है, और बीजेपी आरएसएस वाले हमेशा हिंदू सनातन। अरे भाई, इस देश के शासन व्यवस्था के लिए हिंदू सनातन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और इन्हीं की देखा कुछ कट्टरवादी बोलते हैं कि भाई हम तो अपने कुरान को मानेंगे, अपने शरिया को मानेंगे। इन्हीं को देखकर वो जो कट्टरवादी कुछ कहते हैं, और कभी कभी जब उनको अवसर मिलता है बोलता है हाँ ये देश जब संविधान से चलेगा, लेकिन कोई मौका नहीं छोड़ते हैं अपने जो पांथिक संकीर्णता के आधार पर जो है अपने निजी स्वार्थ को साधने में। तो उसी दृष्टिकोण का ये परिणाम है आपका ये जो ज्ञानवापी वाला प्रकरण है, या ज्ञानवापी वाला जो विवाद है, और भी विवाद। तो निश्चित रूप से यह है, और ये विवाद देश में एक नफरत का माहौल पैदा करता है, और देश में नफरत पैदा करने का ये जो साजिश है, ये भारत विरोधी ताकतों का मंसूबा है। वो ताकतें भारत के अंदर भी हैं, भारत के बाहर भी हैं। तो देश को हर हालत में, अपने आवाम को हर हालत में इस आपसी नफरत पैदा करने वाली जो साजिश है, उस साजिश को उसको नस्म नाबूद करना है, उसका विनाश करना है, क्योंकि हमें अपने देश को बचाना है, और अपने आवाम को बचाना है। और इस नफरत और भेदभाव की स्थिति में जो आर्थिक प्रगति है, देश का विकास है, ये सब कुछ जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। इस चीज़ को हर रूप में, हर तरह से हमारे सभी भारतीय भाई बहन वो अच्छी तरह से समझ लें। और जो किसी के माने जो पांथिक विश्वास है, हिंदू सनातन का है, इस्लाम का है, ये वो अच्छी तरह से जान लें कि हमारा मुल्क यदि महफूज रहेगा, ये भारत राष्ट्र रहेगा, तभी हिंदू सनातन या उनका मंदिर या जो आस्था के केंद्र हो, चाहे मंदिर जो मस्जिद हो, वो महफूज रह पाएगा। उसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी अच्छी तरह से समझ लें कि यदि हमारा ये मुल्क महफूज रहेगा, तभी जाकर के उनका इस्लाम और उनके जो आस्था के केंद्र मस्जिद इत्यादि जो है महफूज रह पाएंगे। लेकिन उनके नाम पर अपने देश को कमज़ोर करना कदाप न देश के हित में है, न उनके हित में है। तो इस संबंध में भारतीय जनता दल ने असदुद्दीन ओवैसी जैसे, और एक वो खड़ा हो गया है विष्णु जैन, और उसका पिता कौन है, वो हरिशंकर जैन, ये इर्द गिर्द जितने कट्टरवादी तत्व हैं, इनका बहिष्कार किया जाना चाहिए, सामाजिक माने सोशल बाइकआउट, और इनकी गतिविधियों को हतोत्साहित, डिस्करेज, या हो सके तो कुचलना चाहिए। तब जाकर के इस देश में शांति आएगी, सुकून आएगा, देश में अस्थायित्व आएगा, और जो कि ये सारी बातें इस देश के लिए बहुत जरूरी है।
आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें किस प्रकार भारत पर जो है वो नज़र गड़ाए हुए हैं कि भारत कमज़ोर हो, और ये ताकतें उन्हीं के मंसूबों को जो है वो ये पूरा कर रही हैं। भारत के अंदर भी हैं। ये जेएनपीसी क्या सहमत है? जेएनपीसी हर वक्त इसमें जेएनपीसी हर वक्त ये रहता है कि किस तरह से ये देश कमज़ोर हो। वामपंथी भी उनका मंसूबा है कि किस प्रकार ये देश कमज़ोर हो, खंडित हो। और ये दोनों के दोनों जेएनपीसी वाले भी, वामपंथी वाले, चीन से पैसा लेते हैं। तो ये सारे यथार्थ जो कड़ी सच्चाइयाँ हैं, सारे देश के लोग वो ठीक से, हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाईमान ठीक से समझे। एक और कड़वा यथार्थ भी साझा करना जरूरी है। मैं YouTube पर देख रहा था कि जानते हैं ना कि IAS की तैयारी वो कराने वाले कई कोचिंग संस्थान हैं, और इसके विषय में ये भी बताया था कि शायद कई तो जो है लग रहा है कि चीन समर्थित, चीन के पास, जो हमारा दुश्मन चीन है, उसके पास पैसे नहीं है, सॉरी, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। तो और इन कम्युनिस्टों का एक बहुत बड़ी साजिश है कि जो हमारी भारतीय व्यवस्था के जो प्रमुख, यानी व्यवस्था के प्रमुख जो है वो अंग हैं, उनमें अपने समर्थकों को घुसाना। अब जैसे जेएनयू के तमाम प्रोडक्ट जो है वो घुसे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी और भी ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशियरी है, मीडिया है, इसमें घुसे हुए हैं। द हिंदू पेपर जो है वो कम्युनिस्ट या चीन समर्थक है। उसकी मानसिकता वाले भी इसमें मैंने सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होकर के वो जो है इसका ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और मैंने देखा कि ये जो चैनल हैं आपके सुदर्शन इत्यादि जो है, वामपंथियों की जो घुसपैठ है, इस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। और एक भी इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन उसमें सिलेक्ट होता है यूपीएससी में, तो उसको जिहाद बोलते हैं। ये तो गजब के दुश्मन हैं वो सुदर्शन वाले भाई। वामपंथियों की गद्दारी सुदर्शन को नहीं दिखती है, जेएनपीसी की गद्दारी सुदर्शन को नहीं दिखती है, और कोई यदि सिलेक्ट हो जाता है हमारा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, तो उसको जिहादी बोलते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जिहादियों की ओर से भी अब जब उन्होंने देखा कि वामपंथी घुसा सकते हैं, तो जिहादी क्यों नहीं, बात इसकी बात तो आई है। लेकिन सभी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय बहन जिसका सिलेक्शन होता है सभी जिहादी हो, ऐसी बात नहीं है। कुछ जिहादी संगठन जो है सिविल सर्विसेज में घुसाने का एक कार्यक्रम उनका चल रहा है। जो जम्मू कश्मीर का जो फैसल अहमद है, वो बिल्कुल जिहादी है। कानपुर में एक जो है कोई जैनुद्दीन करके, पता नहीं क्या वो नहीं, इफ्तिखारुद्दीन, कानपुर का कमिश्नर, मंडलायुक्त, वो भी जिहादी निकला। लेकिन ये सारी जो बुराइयां हैं, जहाँ सारी कमियां हैं, ये मोदी जी के यानी सरकार, जो राष्ट्रवादी सरकार है, नकली राष्ट्रवादी सरकार, जो गवर्नेंस है, जो उनकी हुकूमत है, उसके तत्वाधान में हो रहा। तो बात उठी थी कि जो इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो काफ़ी मैंने, लेकिन काफ़ी छानबीन आप करेंगे तो मैंने तो खैर देखा है, वो चीन की जो है चीन समर्थित, चीन की बातों को काफ़ी माने महत्व देते हैं, उसको उछालते हैं। ये इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट में काफ़ी मिलते हैं। तो उन्हीं में से एक अंकित अवस्थी करके वो भी तैयारी करवाता है। वो भी चीन की बात लिखता है कि चीन ने गरीबी कैसे दूर की, अंकित अवस्थी जो है। और चूंकि ऐसे इस तरह से
मैंने बिल्कुल स्लीपर सेल हैं सब, ये सब देश के खिलाफ। मैं कभी वो कोचिंग खोल लिया, IAS वालों को भेज रहे हैं, तो ये देश के खतरनाक जो है वो जो है स्लीपर सेल है। तो एक और ये खतरनाक किस्म का जो है जो चला रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसके चरित्र को जरा देखिए। एक का नाम है विकास दिव्य कीर्ति, फिर से नाम सुन लीजिए, उसका नाम है विकास दिव्य कीर्ति। एक मॉक इंटरव्यू सिविल सर्विसेज के लिए, IAS के लिए मॉक इंटरव्यू, मतलब कि एक मैंने उसी तरह का एक इंटरव्यू वो आयोजित करते हैं एक प्रैक्टिस के लिए और अभ्यास के लिए। तो उसमें अब गौर करिए, उसमें कह रहा है, तो इसमें एक कैंडिडेट कह रहा है भाई हमको अंग्रेजी नहीं आती है, आप हिंदी में कहिए। वो क्या कह रहा है विकास दिव्य कीर्ति कि यदि हिंदी में आपको समझना है तो घर में जाकर खेती बाड़ी करिए, आपको IAS की जरूरत नहीं है। उसने बहुत बड़ी सच्चाई को उजागर किया उसने, विकास दिव्य कीर्ति ने। अब बड़े शान से कहा कि भाई यदि आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, और इतना ही नहीं कहा, ये अंग्रेजों का शासन है, दिव्य कीर्ति ने ये बोला, ये अंग्रेजों का शासन है, यदि आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है तो घर में खेती बाड़ी करिए, ये अंग्रेजों का शासन है और आपकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब देखिए अब कि हिंदी की क्या स्थिति है। जब इस देश को आज़ाद कराना हुआ, पूरे देश में एकता लानी थी, तो वो हमारी इनकलाबी जुबान थी हिंदी। आज जब देश आज़ाद हुआ, उसी हिंदी को, और जबकि हिंदी की कई खूबियाँ हैं, मैंने बताया ना कि इसमें 36 व्यंजन और 18 स्वर मिलाकर के 54 जो है वो यानी वर्णाक्षरों की धनी है हमारी हिंदी। वो आज एक जिदेशी भाषा, मैंने ये अंग्रेजी, जिसके महज जो है वो 26 अक्षर हैं, जिसमें सामंजस्य ही सामंजस्य है, एडजस्टमेंट है। लिखिए कुछ, बोलिए कुछ, रट्टा मारते रहिए, जो बाप दादा ने उच्चारण किया वही उच्चारण आप करिए। और लिखा रहेगा लेफ्टिनेंट, आपको बोलना है लेफ्टिनेंट। कब वो बट बन जाएगा, कब वो पुट बन जाएगा, पता नहीं। तो वो विदेशी भाषा जो है आज हमारे इसी देश आज़ाद भारत में रानी बन के बैठी है, और उसके सामने हमारी अपनी हिंदी उसके सामने दासी बन के बैठी है। सिर्फ ये मुहावरे तक बात नहीं है, गांव देहात में तमाम अंग्रेजी युक्त जो है वो लड़के जो है, बच्चे टाई लगा करके, विदेशी संस्कृति में टाई लगा करके जा रहे हैं, लोग भेज रहे हैं। और हिंदू सनातन के नाम पर पाखंड करने वाले कह रहे हैं भाई लोग अपनी संस्कृति से उखड़ रहे हैं। अरे तुम खुद ही जो है संस्कृति को उखाड़ रहे हो और लोग उखड़ रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? तो लेकिन उस विकास दिव्य कीर्ति ने बहुत एक कड़वी सच्चाई, पूरी ब्यूरोक्रेसी में अंग्रेजी का साम्राज्य है। हमको याद पड़ता है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी महोदय, लोग कहते हैं ना बड़े हिंदी के समर्थक हैं। एक बार वो जब वो जनता पार्टी की सरकार थी, विदेश मंत्री थे, और जाकर के हिंदी में भाषण दिया है, बड़ा नाम कमाया है, हिंदी में भाषण दिया, हिंदी भाषण दिया। लेकिन कड़वी सच्चाई को इन सबों ने देश को नहीं बताया कि जो उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था, उसका वो अंग्रेजी वाला ही बस यहाँ पर भारत में आया, हिंदी वाला नहीं आया। यह हालत, बल्कि इस मामले में, जहाँ तक हिंदी मामले में, मैं मुलायम सिंह को
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ व्यक्तिगत रूप से। कम से कम जब वो मुख्यमंत्री थे वो उत्तर प्रदेश के, तो हिंदी के प्रति उनका कुछ लगाव था। मैं उसमें गुवाहाटी में था और एक दक्षिण भारत का था, कोई मिलिट्री का, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर मिला, बोला कि अरे क्या साहब ये तमाशा क्यों है, मुलायम सिंह वो कॉन्वेंट स्कूलों में फलाने में उन्होंने वो हिंदी को जो है वो अनिवार्य किया हुआ है और अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए, ये हिंदी यानी कहाँ टांग अड़ा रही है। तो उसमें मैं इतना मैंने पॉलिटिकली जागरूक नहीं था। मैंने कहा कि देखिए आपके यहाँ जो है जो अंग्रेजी के साम्राज्य है, तो उन्होंने कहा कि वो तर्क दे रहा था कि कहीं भी आ जाए मिलिट्री में हिंदी आ नहीं सकती, मिलिट्री में तो अंग्रेजी रहेगी। मैंने कहा कि चीन के पास भी सेना है, रूस के पास भी सेना है, फ्रांस के पास भी सेना है, क्या उनके कमांड जो है वो अंग्रेजी में चलते हैं? तो इस तरह की गुलामी मानसिकता। लेकिन मुलायम सिंह ने जो जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं, फलाने स्कूल हैं, उसमें हिंदी को उन्होंने लागू किया था मुलायम सिंह ने। और दूसरी बात, जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे तो काफ़ी नोटिंग जो है वो हिंदी में आया करते थे। हिंदी के विषय में जो कमलापत त्रिपाठी जबकि रेल मंत्री थे और उत्तर रेल मंत्री थे, तो रेल विभाग में जो है वो हिंदी का प्रचार जो है वो कमलापत त्रिपाठी की देन है। लेकिन ये इक्का दुक्का छिटपुट उससे नहीं, जो पूरी जड़ ये पकड़े हुए है अंग्रेजी के साम्राज्य का, उस पर फर्क नहीं पड़ता। पूरी जो है वो ब्यूरोक्रेसी जो है अंग्रेजी में फाइल बनेगी, अंग्रेजी में नोटिंग बनेगी, अंग्रेजी में डिस्कशन होगा। ब्रीफिंग जब आती है, सारी ब्रीफिंग जब ये इनको अटल बिहारी वाजपेयी महोदय वो माने प्रधानमंत्री थे, वो अंग्रेजी में ही पढ़ते थे, उनकी पूरी हिंदी भूल गई। और वहीं मुलायम सिंह जब डिफेंस मिनिस्टर थे, ये मेरे सामने की बात है, मैं उसमें जबलपुर में था, जितने भी वो आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जनरल मैनेजर्स थे, वो ब्रीफिंग माने उसकी वो संक्षिप्त जो है वो अंग्रेजी में लाए थे। इतना ही उन्होंने कहा मुलायम सिंह ने कि क्या यह हिंदी में नहीं हो सकता? उन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जनरल मैनेजर्स की जो है के पसीने छूट गए। ये हालत तो छिटपुट लोगों ने किया है, लेकिन जो इसका साम्राज्य है, इसका जो क्या करने जो किंगडम जो है, उस पर फर्क नहीं आता। यही दृष्टिकोण जो है, जब संविधान सभा में एक इस देश के लिए एक भाषा का सवाल आया, हिंदी का बहुत बड़ा विरोध हुआ और हिंदी उसमें राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। आज की तारीख में भी राष्ट्रभाषा नहीं है, बड़े मुश्किल से उसको राजभाषा मतलब कि केंद्र सरकार की भाषा, और वो भी लागू नहीं हुई। उसमें लिख दिया गया कि 15 साल तक हिंदी और अंग्रेजी साथ साथ रहेंगी, बाद में 15 साल के बाद जो है वो अंग्रेजी हट जाएगी और हिंदी चलेगी। तो ये जाकर के इंदिरा गांधी जब ये शास्त्री जी के शास्त्री जी की सरकार में ये मंत्री थी इंदिरा गांधी, बगैर शास्त्री जी के पूछे हुए जाकर के बोला ही वहाँ तो तमिलनाडु में कि ये हिंदी जो है आप लोग जो है हिंदी वो आप लोगों के ऊपर थोपी नहीं जाएगी। और वो जो 15 साल वाली बात अनंत काल तक चलती जा रही है। जिस प्रकार आरक्षण जो है 10 साल करके अनंत काल तक चल रहा है, अंग्रेजी भी उसी प्रकार। और उसके नाम पर पूरा यूपीएससी अंग्रेजी का साम्राज्य, पूरे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी का साम्राज्य, मिलिट्री में अंग्रेजी का साम्राज्य। और मानसिकता तो है कि लोग जो बड़े शान से जो है
किसी को कहना चाहते हैं तो अंग्रेजी में ही बोलते हैं। और इतना ही नहीं, दिल्ली में आप किसी से बुलवा लीजिए, 2-4 अंग्रेज बोलेगा तो 2-4 उसमें शब्द उसमें वो घुसेड़ देगा उसमें अंग्रेजी का। और इस प्रकार से अरे तमाम जो है अब आजकल हिंदी लिखने वाले करने वाले आप यूट्यूब पर देखिए, उस पर देखिए, वो हिंदी के वर्णाक्षर ही भूल गए हैं। वो हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में प्रयोग कर रहे हैं। यानी हिंदी की इतनी बड़ी दुर्दशा, और वो समझ में भी नहीं आता कि वो आखिर वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय भाई बहनों, क्या हिंदी की दुर्दशा इसलिए है कि दक्षिण भारत के लोग विरोध करते हैं? हरगिज नहीं। हिंदी के दुश्मन हिंदी वाले ही हैं। ये जो कट्टरवादी तत्व देख रहे हैं ना, जिनको न देश की चिंता है, न देश में एकता की चिंता है, जिनको जो है भारतीय समाज में जो है वो समरसता की चिंता है, बस शिवलिंग मिल गया, वो मिल गया, और उसके जवाब में वो जो असदुद्दीन वैसे खड़ा हुआ, क्या उन्माद है। यही कट्टरवादी तत्व जो है हिंदी की समझ में क्या, यानी क्या भारत द्रोह, देशद्रोह, गद्दारी किया है, उसका नमूना जरा देखिए। हिंदी में से सारे उर्दू के शब्द निकाल करके उसमें संस्कृत के शब्द ठूस दिया संस्कृत में। तो वो पूरी हिंदी जो है संस्कृतमय हो गई, संस्कृत निष्ठ हो गई। और संस्कृत निष्ठ होने के कारण वो अटपटी हो गई, और किसी की समझ में आता ही नहीं है। आप उसका नमूना जो जब कभी भी मैंने जो चुनाव होता है एमएलए का, एमपी का, देख लीजिए कि किस तरह की हिंदी वो लिखी हुई है। वैसे भी, और जो तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, वो जो हिंदी वर्जन में जो हिंदी के संस्करण में जो आता है, वो बिल्कुल गूगल वाली हिंदी। तो तैयारी करने जो हिंदी प्रदेश के ही छात्र जो है तैयारी करने वाले, उस गूगल वाली हिंदी को छोड़ देते हैं। वो अंग्रेजी में, अंग्रेजी से ही, अंग्रेजी वाला जो वर्जन है, या उसमें उसकी जो उसका जो संस्करण है, उसी से जो है वो काम चलाते हैं। तो इन समूह ने क्या किया, ये एक कट्टरवादी, कि हिंदी और उर्दू मिले हुए थे साथ में, किसी को पता ही नहीं था कि कौन इसमें हिंदी है, कौन उर्दू है। तो लेकिन इसमें निकाल करके हिंदी को संस्कृतमय बना दिया, संस्कृत निष्ठ बना दिया, अटपटी बना दिया, हिंदी विरोधियों के हाथ में एक हथियार दे दिया। हथियार दे के साहब, इस हिंदी को कौन समझेगा? हम तो रेलवे समझ रहे थे, ट्रेन समझ रहे थे, ये तो कह रहा है लाओपथगामिनी। इस तरह से यानी हिंदी को पूरा तबाह कर दिया इन्हीं कट्टरवादियों ने। और इन्होंने जितनी भी सामग्री है, इतिहास की, भूगोल की, दर्शन शास्त्र की, और मनोविज्ञान की, और समाजशास्त्र की, राजनीति विज्ञान की, हिंदी वालों ने कोई आधिकारिक अथॉरिटेटिव, जिसका अथॉरिटी बुक, अथॉरिटी किताब नहीं थी, कुछ नहीं किया। तो हिंदी के दुश्मन हिंदी वाले हैं। कोई किताब, इसलिए बच्चे जो तैयारी करते हैं, उनके जो है उनको अथॉरिटी किताब, मैंने एक आधिकारिक पुस्तक के लिए फिर उनको अंग्रेजी में जाने के लिए वो मजबूर होते हैं। तो जो अंग्रेजी का साम्राज्य स्थापित करने में, हिंदी को दासी बनाने में
ये जो है ज्ञानवापी वाले जो कट्टरवादी तत्व हैं वो वही जिम्मेदार हैं, यही गद्दार तो हैं देश के। और इनको शर्म भी नहीं आती है। जितने हाईकोर्ट में अंग्रेजी चलती है, वकील लोग बोलते हैं, जजेज लोग बोलते हैं, उनको शर्म नहीं आती है कि इस विदेशी भाषा का प्रयोग वो कब तक करेंगे। इस ब्यूरोक्रेसी का कोई शर्म नहीं आती है कि आखिर इस विदेशी भाषा का प्रयोग कब तक करेंगे। ये एहसास दिलाते हैं कि भाई कि हिंदी जो अंग्रेजी के आगे बिल्कुल वो निकम्मा है, अक्षम है। इसका इलाज भारतीय जनता दल ने फिर सोचा है कि फिर हिंदी और उर्दू मिला हुआ हिंदी उर्दू मिला भाई असली हिंदी है, वही हिंदी की ताकत है। और जब भी इसका मतलब शासन आता है तो पूरे देश में इसको जो है वो प्रसारित करवाएगा, शब्दावली का शब्दकोश बनवाएगा, और वही जो है हर जगह बनाएगा। यही हमारी मानक हिंदी है। तो मैं देखूंगा कि कैसे ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चलाते हैं अंग्रेजी, कैसे ये मिलिट्री में चलाते हैं अंग्रेजी, और कैसे ये ब्यूरोक्रेसी में चलती है। और जो है और अंग्रेजी जो है वो दासी बन के रहेगी भी। तो किसी को अपनी बातों पर यदि जोर दे के कहना भी होगा तो वो उसी हिंदी का प्रयोग करेगा जो हिंदी उर्दू वो मिली हुई। तब जाकर के अपने मुल्क का एहसास होगा। तो ये कितने बड़े देश के दुश्मन हैं, ये कट्टरवादी तत्व जो हर जगह देश के साथ गद्दारी करते हैं। और आज वही गद्दारी जो है ये ज्ञानवापी का मुद्दा उठा करके, और उसमें सिर्फ हिंदू वाले नहीं हैं, ये इस्लाम आस्था वाले भी, ये खास करके जो है ये टीवी चैनलों पर कैसे आ रहे हैं, देखिए ना, दिन रात ज्ञानवापी चल रहा है। ये देश के बहुत खतरनाक शत्रु है। इसलिए आप समझिए कि भारतीय एकता की, भारतीय माहौल की कितनी जरूरत है। तो भारतीय भाई बहनों, सर्वप्रथम जो है भारतीयता के आधार पर एक होकर के ईवीएम मशीन पर वेलवेट रेवोल्यूशन, मखमली क्रांति के तहत इन ताकतों को नस्म नबूद करना है। तो इन्हें आवश्यक शब्दों कुछ लंबा हो गया है, कहने को बहुत कुछ है, बहुत उद्गार है, हमारी आवाम इसको समझे तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।